स्टूडेंट्स, कार्नट इंजन की बात करते हैं आज। कार्नट इंजन दर हकीकत में एक फ्रेंच इंजीनियर ने डिस्क्राइब की जिसका नाम था सेडी कार्नट। तो ये इस सेडी कार्नट के नाम के ऊपर इस इंजन का नाम पड़ा। इसने ये जो डिस्क्रिप्शन दी इस इंजन की 1824 को दी, और ये एक ऐसी हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। ये तमाम तर हीट लॉसेस यानी देयर विल बी नो हीट लॉस और फ्रैक्शन से आजाद है यानी फ्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हीट लॉस भी नहीं है, कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंजन की, इस आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ये असल में एक आइडियल इंजन है और ये एक इमेजिनेशन है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रियल इंजन 100% एफिशिएंसी के साथ चल सके। ये इंजन दर हकीकत में कंसिस्ट करता है दो बॉडीज के ऊपर, वन इज कॉल्ड हॉट बॉडी एंड अनदर इज कॉल्ड कोल्ड बॉडी। ये जो हमारे पास हॉट बॉडी हो या कोल्ड बॉडी हो, इनकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इसमें हमारे पास हीट कंडक्टिंग बेस और नॉन कंडक्टिंग वॉल और पिस्टन लगे होते हैं, यानी बेस के थ्रू थर्मल एनर्जी हम सिस्टम में लेके जा सकते हैं, यानी हीट एनर्जी वो बेस के जरिए लेके जा सकते हैं, लेकिन पिस्टन और वॉल नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेट किए हुए हैं। याद रहे कि जितने मेरे पास रियल इंजन होते हैं इनकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से कम होती है। उसकी वजह यह है कि यहां पर थर्मल लॉसेस भी है और फ्रैक्शन भी मौजूद हैं। कार्नट इंजन की अगर हम बात करते हैं और कार्नट साइकिल की अगर हम बात करते हैं, तो कार्नट इंजन जो है दर हकीकत में रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर बेस करता है। लेकिन अगर हम रियल इंजन की बात करते हैं तो रियल इंजन में हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल वर्क नहीं करता है। देयरफॉर इन दोनों में ये बहुत बुनियादी डिफरेंस है। और आपको पता है कि हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल वो होता है कि जब कोई प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद प्रोसेस चलता है और वो सिस्टम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी के साथ लॉन्च करता है। सो वी विल से दैट दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो हमारे पास साइकिल है यानी कार्नट साइकिल, ये दर हकीकत में 4 प्रोसेस पे मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी इसके अंदर हमारे पास सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा, लेकिन आइसोथर्मली। और आपको पता है कि आइसोथर्मल के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरे में हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तीसरे में आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथे में एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये 4 हमारे पास प्रोसेस चलते हैं। इन 4 प्रोसेस को हम यहां पर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए और इन पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के जरिए वजाहत करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। एक ग्राफ मैंने यहां पे लिया, ये मेरे पास वॉल्यूम है एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये मेरे पास पी यानी प्रेशर है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरे पास प्रोसेस शुरू होता है, लेट अस कंसीडर इट पॉइंट ए, जब मेरे पास प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। प्रोसेस को स्टार्ट करता हूं और मैं क्या करता हूं कि यहां से इस सिस्टम को जो कि ए के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, थर्मल एनर्जी दे रहा हूं थ्रू कंडक्टिंग बेस। Q1 amount of heat is going to enter the system। जब इस सिस्टम के अंदर जा रहा है तो मेरे पास थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, और थर्मल एक्सपेंशन ये है कि यहां एक तो हमने इसको हीट दे दी, ठीक है, तो यकीनन हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन हमारे पास मूव करेगा। वॉल्यूम मेरे पास V1 से V2 में चला जाएगा। ग्राफ में देखते हैं P1, V1, T2 से हमारे पास एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ। अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो पहले केस के अंदर ए में मेरे पास वॉल्यूम यहां से यहां तक शो हो रहा है, लेकिन जब ये प्रोसेस चला तो मेरे पास वॉल्यूम जी तक पहुंचा। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया।
अब हम जाते हैं पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी के ऊपर मेरे पास प्रेशर P2 प्रेशर चेंज हो गया, V2 वॉल्यूम भी चेंज हो गया और टेम्परेचर विल बी रिमेन्स द सेम। उसकी लॉजिक ये है कि सेकंड मेरे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर आपके पास ना तो सिस्टम को हम हीट दे सकते हैं और ना सिस्टम से हम हीट ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि यहां पर जो एक्सपेंशन का फिनोमेना होता है, हम क्या करते हैं कि यहां पर जो लोड है मेरे पास, मैं उस लोड को रिड्यूस करता हूं, लोड को रिड्यूस करता हूं। और रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास गैस एक्सपेंड कर जाती है। वेरी स्लो एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है हमारे पास। और इस तरीके से जैसे मैं ए से बी तक आया तो मेरे पास यहां पर वर्क डन हुआ ए बी, फिर जब मैं बी से सी पे आया तो मेरे पास क्या हुआ, वर्क डन बी टू सी हो गया। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। यानी यहां तो हमने सिस्टम के अंदर Q1 अमाउंट ऑफ हीट किया था, लेकिन यहां पर हमने सिस्टम को न हीट किया, न सिस्टम से हीट किया, बल्कि इसका जो बेस था वो भी हमने इंसुलेट कर दिया था ताकि थर्मल एनर्जी की कोई ट्रांसफर ना हो, ना एनर्जी बाहर आवे, ना एनर्जी अंदर चली जाए। और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली मेरे पास V2 से V3 हो गया और टेम्परेचर मेरे पास T1 से T2 में चला गया। टेम्परेचर मेरे पास T1 से T2 में चला गया। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट फेज के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस होगा। यानी अब हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन फेवर करेंगे, यानी इस लोड को बढ़ाएंगे। जब लोड बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, ये गैस कंप्रेस होगी। ग्राफ में देते हैं तो हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो रहा है। तो यहां से मैंने लोड बढ़ा दिया इस पिस्टन के ऊपर, तो मेरे पास ये डाउन होना शुरू हो गया। और यहां हमारे पास क्या हुआ कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट आउट हो गया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट आउट हो गया और आइसोथर्मल कंप्रेशन का फिनोमेना हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डी से ए के ऊपर। जब मैं डी से ऊपर के जाऊंगा की तरफ जाऊंगा तो मजीद कंप्रेशन का फिनोमेना होगा और ये जो कंप्रेशन मेरे पास है ये एडियाबेटिक कंप्रेशन कहलाता है। मजीद मैं इसको कंप्रेस करूंगा। जब मजीद कंप्रेस करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम जो 4 पे जा चुका है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन साइक्लिक प्रोसेस है V1 पे आ जाएगा और टेम्परेचर जो मेरे पास T2 था वो हमारे पास वापस T1 पे चला जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, यानी A से B, B से C, C से D और D से A पे जाएंगे और ये पूरा कार्नर साइकिल मेरे पास चलेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मामला ये है कि ये पूरा वर्क जब होता है मेरे पास तो मैं लिख सकता हूं कि द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि वर्क डन, टोटल वर्क डन जो मेरे पास हुआ, दर हकीकत में ये जो आपके पास अंदर की पूरी जगह नजर आ रही है ये एरिया दर हकीकत में बताता है वर्क डन को। सो वर्क डन बराबर है Q1 माइनस Q2 के। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर ये मैंने वो अमाउंट ऑफ हीट है जो दिया और ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो एक्सपेल हो कोल्ड बॉडी को। इन दोनों के डिफरेंस है जो है मेरे पास वो दर हकीकत में वर्क डन के बराबर है। ये वर्क डन के बराबर हो जाता है मेरे पास। यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट आपका यूज्ड हो गया, जब इनका डिफरेंस मालूम करते हैं तो वर्क डन के फॉर्म में आ जाता है। हम अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नर इंजन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास होता है कि एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी दर हकीकत में बराबर है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%। सो स्टूडेंट्स आई कैन राइट, मेरे पास आउटपुट क्या होता है, वर्क डन होता है, और मेरे पास इनपुट क्या होता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट मल्टीप्लाई बाय 100%। सो दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नर इंजन। इसको फर्दर अगर आप एलाबोरेट करना चाहते हैं तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 करें एंड सो विल गेट 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यानी मैंने इस स्विच के नीचे अलग लिखा, इसके नीचे अलग, ये कैंसिल होकर 1 बनाया और ये इस फॉर्म के अंदर मेरे पास आया मल्टीप्लाई बाय 100% के फॉर्म के अंदर।
हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दर हकीकत में टेम्परेचर T1 ही है, यानी यहाँ से ए से बी तक जब आना है तो आइसोथर्मल प्रोसेस तक तो T1 ही रहेगा, लेकिन जब बी से सी में हम जाएंगे एडिटिव प्रोसेस के थ्रू तो T1 से T2 जाएगा। ये दर हकीकत में T1 से T2 ये वाला टेम्परेचर है। शुक्रिया।